से सियासत को मेरे मुल्क के नौजवानों को दफन करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हमें ना सिर्फ नया सियासत की जरूरत है, एक नया पीपल्स चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। अल्लाह ताला ने आज सुरखुल की है। आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पार्टी चेयरमैनशिप के बाद पीटीआई एक और तनाज़े में घिर गई है, जिसका ताल्लुक चेयरमैन की सियासत और खानदान दोनों से है। आज इमरान खान की अहलिया और तोशाखाना केस में वकील लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो लीक सामने आई, जिसमें पीटीआई की अहलिया को इमरान खान की बहनों से मुताल्लिक शिकायत करते हुए सुना जा सकता है। उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था जी। वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। लतीफ़ खोसा ने इस गुफ्तगू को ऑन किया और लीक करने वालों की मजम्मत की और तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया। शर्म आनी चाहिए जिसने ये लीक की है। इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है। जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। जस्टिस बाबर सितार साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि आए बताएं कौन लीक करता है। ऑडियो लीक के कानूनी और अखलाकी पहलू अपनी जगह, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या इन इख्तिलाफात की नौयत ज़ाती है या सियासी। दूसरी तरफ पार्टी चेयरमैनशिप का मामला भी बदस्तूर इबहाम का शिकार है, जो पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग का तासुर मजबूत करता है। 2 दिन पहले शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया और बताया कि इमरान खान की चेयरमैनशिप से जो है उन्होंने कहा कि दस्तबरदारी का उन्होंने फैसला किया है, जिसके फौरी बाद पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से उसकी तरदीद की गई। फिर गुज़िश्ता रोज़ लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैनशिप छोड़ने की खबर को गलत फहमी का नतीजा करार दिया। लेकिन इस बयान के कुछ देर बाद सेनेटर अली जफर साहब ने बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए बैरिस्टर गौहर को पीटीआई के उबूरी चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान का उम्मीदवार करार दिया। आज शुएब शाहीन साहब ने एक बार फिर बैरिस्टर अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवालात। अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह देख रहे हो? ये प्रीमेच्योर थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी। आज के फैसले का इंतजार करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जो भी कोई फैसला होता। तो इमरान खान साहब से कल मिलके आए थे खोसा साहब और इंतजार साहब और नईम पंजोता साहब। कल उन्होंने प्रेस के जरिए बता दिया था और आप तक वो पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब ने ये बताया है कि इसका जो फैसला होगा उसके बाद का लाहेअमल होगा। दिलचस्प बात है कि शुएब शाहीन ने लतीफ़ खोसा का हवाला दिया, जो आज भी अपने बयान पर कायम है। इस हवाले से जब अलीमा खान से सवाल हुआ कि अली जफर और लतीफ़ खोसा में किसका बयान दुरुस्त है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। लतीफ़ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अली जफर भी सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। मुतज़ाद हैं, आप दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल दोनों दुरुस्त। उन्होंने कहा कि दोनों ठीक कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है और इस सूरत हाल का पार्टी की इलेक्शन मुहिम पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और दीगर अहम मामलात भी हमने डिस्कस करने हैं आज प्रोग्राम में। हमारे साथ बैरिस्टर अली जफर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब सीनियर सियासतदान हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा गुफ्तगू के आगाज़ में अली जफर साहब आपसे स्टार्ट लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सर, ये पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? क्योंकि एक तरफ आपने ये देखा होगा ऑडियो लीक भी सामने आई है। ये जो ऑडियो लीक सामने आई है सर, इसका ताल्लुक जो है ये किस मसले से ज़्यादा, ये सियासी मसला ज़्यादा है, फैमिली डिफरेंसेस हैं, ये क्या है सारा मामला? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो खोसा साहब ने जो कहा है कि ये लॉयर और क्लाइंट के दरमियान एक ताल्लुक होता है, वो उसकी गुफ्तगू इस तरह लीक नहीं होनी चाहिए। सो मैं उसको इस लीक को कंडेम करता हूं। अब वो क्या बात हो रही थी उधर और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि उसमें कोई सियासी एलिमेंट नहीं था। और उसकी वजह ये है
कि कोई भी जो खान साहब की फैमिली का है वो कोई भी पॉलिटिकली सियासी तौर पे पीटीआई के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये सियासी नहीं हो सकता है कोई फैमिली का इशू हो सकता है वो कोई वैसे जो फैमिलीज में कई बार हो जाता है आपकी तल्ख कलामी वो हो और उसका जिक्र कर रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई इतनी अहम बात नहीं, इतनी सेंसिटिव बात नहीं कि हम इसको एक नेशनल टीवी के प्रोग्राम पे इस तरह डिस्कस करें। एक सिंपल सी घरेलू मामला होगा जो लीक हो गया। अच्छा, ठीक। चौधरी साहब, आपके ख्याल में आपका क्या मजमूई तासुर है? कुछ दिन पहले से खान साहब की एहलिया के खिलाफ ये जेल के बाहर कुछ नारेबाजी भी हमने देखा हुई, और ये बातें बहुत बड़े वसूख से सामने आ रही थी कि फैमिली में डिफरेंसेस हैं, चाहे वो लीगल ओपिनियन के मामलात पे हो, चाहे वो पार्टी की यानी खान साहब के पीछे अगर उन्हें सज़ा हो जाती है तो पार्टी के मामलात अपने हाथ में लेने से मुताल्लिक हो, तो कुछ डिफरेंसेस हैं उनकी बहनों और उनकी एहलिया के बीच में, या आपके नज़दीक ये नहीं अहमियत नहीं है इस बात की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि डिफरेंसेस तो हैं, और डिफरेंसेस की जो पहली वजह थी वो ज़मान पार्क का घर है। जब इमरान खान साहब ने ये घर बुशरा बेगम के को दे दिया, आपको याद होगा कि हक महर में लिखवा दिया गया था जब ये घर, तो उसके बाद उनकी बहनों की तरफ से ये एतराज़ किया गया था क्योंकि ये घर सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं है, ये फैमिली हाउस है। तो एक फैमिली हाउस को इस तरह किसी के निकाह के ऊपर इस तरह नहीं दिया जा सकता जो दे दिया गया था, तो उसके ऊपर इनकी हमशीराओं के साथ इनका इख्तलाफ था। और उसके बाद जब इमरान खान साहब जेल में चले गए तो फिर भी बहनों का ख्याल ये है कि जेल तक जो गए हैं वो बुशरा बीबी की गलत एडवाइस की वजह से गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, टेम्परेचर इतना वो ऊंचा ले गई कि उसके बाद हमारा भाई जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है और उसकी पार्टी जो है टूट रही है। फिर उसके बाद जो अलीमा खान साहब आए, उन्होंने खासी कोशिश की कि इमरान खान साहब के लिए कोई रायत ली जा सके, तो वो क्योंकि वेल कनेक्टेड फैमिली है, पुरानी फैमिली है लाहौर की, और उनके सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। एतजाज़ एहसन साहब की फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है, खोसा साहब की फैमिली के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं। फिर अफवाज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, रिटायर्ड हैं ऑफिसर्स, कोई हाज़र सर्विस ऑफिसर्स भी हैं, उनके सब के साथ फैमिलीज रिलेशन है इनके। तो उसमें अलीमा खान साहबा ने खासी कोशिश की कि कोई मामलात को नरम किया जा सके, और कई जगहों पे उन्हें कुछ पॉजिटिव साइंस भी मिले। फिर वो उन्होंने एक और डील करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को अगर कायल कर लिया जाए और अगर सऊदी अरेबिया चले जाएँ वो, और सरदस वो पॉलिटिक्स को कॉल ऑफ कर दें और उसके बाद कुछ अर्सा रह के वापस आएँ। तो अलीमा खान साहबा के पास एक प्रोजेक्ट ये भी था, लेकिन उन्हें महसूस ये होता था कि बुशरा बेगम जो है वो रास्ते में रुकावट है इसके, क्योंकि बुशरा बीबी ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें, और जितना अर्सा वो जेल के अंदर रहेंगे उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल जो है वो बुलंद होगा। तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो पॉलिटिकल एक दोनों के अंदर है। बाकी फैमिली मैटर्स भी हैं, फैमिली मैटर्स जो हैं वो ज़मान पार्क के घर से स्टार्ट हुए हैं, तो ये फैमिली अफेयर्स के अंदर भी इशू हैं और पॉलिटिकल मामलात भी हैं इस वक्त। और अलीमा खान साहबा और उनकी जो दोनों बाकी जो हमशीरें हैं वो समझती हैं कि इमरान खान साहब के साथ हाथ हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और वो चाहती हैं कि इमरान खान यानी उनके भाई को रिलीफ मिले। और दूसरी साइड पे जो उनका अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव है बुशरा बेगम का, वो ये समझती हैं कि नहीं, इससे इनका प्रोफाइल हाई हो रहा है, तो एक डिफरेंस तो है। बाकी ये जो ऑडियो है इसका ताल्लुक एक पटिशन के साथ है। आपको याद होगा कि एक पटिशन बुशरा बेगम ने की थी, और पटिशन ये थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, जहर दिया जा रहा है, और ये खोसा साहब उसमें वकील थे, और खोसा साहब ने उस वक्त खासे वो ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स दिए थे कि खाना उन्हें घर से देना चाहिए, खाना जो बाहर से दिया जा रहा है उसके अंदर या जेल के अंदर से जो स्लो पॉइजनिंग हो रही है। और उस पर अलीमा खान साहबा का जो व्यू था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, और बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाहर निकल कर उन्हें मीडिया से टॉक करके उन्होंने कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल हैं, खाना कोई इशू नहीं है, और उनको किसी किस्म की स्लो पॉइजनिंग की कोई शिकायत नहीं है। तो उस वक्त ये जो पटिशन हुई थी उस पर ये इशू हुआ था, और अगर आप ऑडियो सुने तो आपको महसूस भी होगा कि उस वक्त उनकी बहनों का ये एतराज़ था। और फिर वो खोसा साहब के दफ्तर गई और जाकर उन्होंने कहा कि आप ये क्यों पटिशन इस टाइप की दायर कर रहे हैं जिससे हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, उस पर कोई इनकी हार्ट टॉक हुई थी, फिर उसके बाद वो शिकायत कर रही है बुशरा बेगम उसके ऊपर। ठीक है मुस्तफा साहब, एक चीज़ ज़ाहिर है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान के एक नामवर कानूनदान हैं, और वो एक कानूनी पैराए में रह के बात करें। ऑडियो लीक्स के ऊपर सवालात उठे हुए हैं, हम रिमार्क्स हैं जजेस के, कौन करता है क्या, ये एक अपनी जगह बहस एग्जिस्ट करती है। अभी हम लीगल उससे निकल के बात करेंगे। उन्होंने अपनी जगह ये पोजीशन ठीक ली है कि मैं समझता हूँ कि ये कानूनी तौर पर सही, लेकिन चौधरी साहब जिस बात का हवाला दे रहे हैं मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि आप आजकल पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर बात करते हैं, तो मैं इसलिए आपकी राय इस पर ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखती है।
इससे पीछे मैं आपको ले जाता हूं कि बुशरा बीबी से मुताल्लिक और ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने ये एक गालिबन कोई उनके सोशल मीडिया के अरसलान हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि अरसलान बेटा इनको गद्दार साबित कर दो, इस तरह की कोई गालिबन शायद वो ऑडियो थी मुबैना तौर पे। सो इससे ये पता चलता है कि जो चॉइस साहब बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो पीछे से चलता आ रहा था कि पार्टी में भी आवाज़ें उठ रही हैं, ऑडियो लीक्स में भी जब भी वहां से कोई ऑडियो लीक हो रही है तो अब जैसे जहर के बयान वाली बात है, सॉरी वो वाली बात है, वो अगले दिन आपको याद होगा डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बाद में गए या शायद उनके डॉक्टर्स जो गए उन्होंने देख के उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें कोई जहर नहीं दिया जा रहा, तो नेगेट किया गया। तो जो लाहौर से टीम गई है उसने उसको नेगेट किया है, लेकिन बनीगाला से जो एफर्ट्स होती है उसमें हमें दिखता है कि एक्सट्रीम पोजीशन ली जाती है। आपके ख्याल से ये उनकी सियासत को डैमेज कर रही है या और उठा रही है? योर टेक ऑन। मैं जरा तवील सवाल इसलिए किया थोड़ा एस्टैब्लिश कर सकूं कि इसमें रियलिटी कुछ ना कुछ जरूर है। आदिल भाई, मेरे नज़दीक इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो उसी तरह जिस तरह अली भाई ने कहा कि एक लीगल पहलू है, मॉरल एक पहलू है, और फिर एक सियासी पहलू है। जो लीगल और मॉरल पहलू है वो तो यही है कि किसी की भी जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक, चाहे वो कोई भी हो, आपका सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन उसमें इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई ना, मैंने जुमले का, मैं माजूद चाहता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बैरिस्टर अली जफर साहब की मुझे दोबारा ये बात कहनी पड़ेगी, ये पाकिस्तान के बड़े नामवर कानूनदान है, तो ये बहुत अपने पैराए में ठीक बात करे, लेकिन आपको और मुझे इसको एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। मैं आपको बताता हूँ ये बात, मैं सवाल आपके सामने दोबारा क्यों रीफ्रेस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये पिछले अदवार में जब लोगों की ऑडियो लीक्स होती थी और इमरान खान साहब एक प्रिंसिपल पोजीशन लेते और ये कहते कि जी ये जो कुछ भी लीक हुआ है मैं इसको नहीं मानता, चाहे ये जिस किसी ने भी किया मैं इसकी मजम्मत करता हूं, तो कानूनी के साथ आप अखलाकी पोजीशन में भी ये कह सकते थे कि जी ये तमाम चीज़ें आज गलत हो रही है। लेकिन चूंकि हमारी पॉलिटिक्स में जो मेरे हक में आती है ऑडियो वो ठीक है, जो मेरे खिलाफ आती है मैं उस पर सवालात उठाता हूँ, इसको जहन में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा कि ये ऑडियोज़ का अब आना और इसकी मजम्मत क्या सियासी तौर पर उन्हें डिफेंड कर सकेगी। आदिल भाई, किसी भी गुफ्तगू में पहले हम उसूल इस्टेब्लिश करते हैं कि उसूल क्या है, और फिर उस उसूल के अगेंस्ट हम जज करते हैं कि फलाने फरीक ने क्या उस उसूल के साथ जुड़ती या मिलती कोई गुफ्तगू की या उसके खिलाफ कोई गुफ्तगू की। तो मैं जो बयान कर रहा था, मैं तो वो उसूल बयान कर रहा था कि ये इस उसूल पर किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है या किसी की प्राइवेसी है उसको एक रिस्पेक्टेडली उससे दूर रहना चाहिए, इंटरसेप्शंस नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपली आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे न सिर्फ सियासतदान, मीडिया इसका विक्टिम रहा है, ब्यूरोक्रेसी इसकी विक्टिम रही है, हमारे जज साहिबान इसके विक्टिम रहे हैं। तो असूल मेरे नज़दीक ये तय हो चुका हुआ है और इस पे किसी की अब तो चूंकि सबके साथ हो गई ना, अब उसूल इसलिए तय हो गया, वरना इससे पहले उसूल तय नहीं हो रहा था। ये ऑडियो लीक्स आपको याद है जलसों में निकाल कर बताई जाती थी कि ये देखो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के क्या बातें कर रहे हैं, तो आज उनके ऊपर निकल रही है तो उनके लिए डिफेंस मुश्किल। पहली चीज तो ये एस्टैब्लिश कर लें मेरे ख्याल से कि पॉलिटिकल ऑडियो लीक्स जो है वो ठीक नहीं है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि उसका जो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कि किस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बाहर आ रही है। सियासतदान आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब उन्हें किसी चीज के अंदर फायदा नजर आता है, कोई चीज़ उन्हें सियासी फ़ायदा दे रही होती है, तो वो हमेशा उसके हक में बोलना शुरू कर देते हैं, और तमाम सियासी जमातों का रिकॉर्ड इस हवाले से ठीक नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब, उनकी जमात, उसमें एक नैरेटिव सेट करने की जहाँ पर एक ताकत थी सोशल मीडिया के ऊपर, वहीं पर एक शदीद ट्रोलिंग की भी ताकत थी उनके पास। और उन्होंने बहुत से हमारे दोस्त हैं, बहुत से हमारे कॉलीग्स हैं, दीगर सियासतदान हैं, ख़वातीन सियासतदान हैं जिनके साथ बड़े शर्मनाक किस्म के ट्रेंड्स भी चलाए। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आपको याद होगा कि जैसे ट्रेंड्स चलाए गए। तो अब हमने सियासत को बेहतर करना है। अगर हमने दायरों का सफ़र जारी रखना है तो यही गुफ्तगू तो चलती रहेगी। पीटीआई बिलाशुबा कन्फ्यूजन का शिकार है, उसमें एक लीडरशिप क्राइसिस है। उस लीडरशिप क्राइसिस को वो किस तरह फिल करते हैं। इमरान खान साहब का बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट है, किसी को कुछ पता नहीं है। आपने शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुनाई, वो एक बात कर रहे हैं। जी जी। आपने एक और साहब की गुफ्तगू सुनाई, वो और बात कर रहे हैं। साहब अलग बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन इनकी गहरी होती जाएगी। लीगल फ्रंट पे भी कंफ्यूजन है, फैमिली फ्रंट पे भी खबरें आ रही हैं, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं। वो केपी में भी जो सियासी जमात के कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने एक नॉन इलेक्टेड बंदे को या नॉन पॉलिटिकल आदमी को हम पे बिठा दिया है सिर्फ कन्वेंशन की वजह से। बैरिस्टर साहब, मैं आपको ज्यादा नहीं तंग करूंगा, मैं आपसे आप चले उससे हट के जरा कानूनी तरफ आपके पास आ जाऊंगा। अब मुझे सर जरा ये बताइएगा, अब जो लीगल फ्रंट पर चैलेंजेस हैं, ये बात भी बहुत अरसे से चल रही है कि जो वकला हैं उनमें भी बहुत
फ़र्क है, उनमें भी इख्तलाफात हैं, कानूनी तौर पर भी हों तो चले खैर है, लेकिन यहाँ तो जो फैसले रात को होते हैं सुबह दूसरे वकला उसको चैलेंज कर देते हैं। मैं तो समझता हूँ एक बेहतर चॉइस है जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, आपने आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 3 बजे, बताया बहुत रीजनेबल आदमी है जिनको आर्जी सही लेकिन चेयरमैन बनाया गया PTI का। लेकिन ये हो क्या रहा है सर? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके साथ स्पोक्स पर्सन भी हैं, चेयरमैन जो नॉमिनेट हुए हैं वो भी हैं, शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि जी ये उजलत में सारा काम हुआ है, ये तो अभी भी वही हैं, और खोसा साहब भी कहते हैं। हद तो ये है कि अलीमा खान साहिबा को जवाब नहीं मिल पाता, वो कहती हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं, हमें समझा दें ठीक कह कौन रहा है? देखें, ठीक जो सच बोल रहा हूं हो सकता है उनको भी बताया हो, लेकिन जो हकीकत है वो वही है जो मैंने बयान की और जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। खान साहब ने बुला के पूरी डिस्कशन मेरे साथ की थी। सारी डिस्कशन के बाद उसकी प्रोज कॉन्स, उसकी खतरे की क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव क्या है, कानूनी पहलू क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मेरा ये फैसला है जो आप जाके, सिर्फ आप जाके बताएंगे और आपने जाके ये डिस्कशन जो है जो मेरे साथ हुई उसको अपने तौर पे प्रेजेंट करेंगे पब्लिक को और फिर आप अनाउंस करेंगे। आपको ये 4 बंदों के मौजूदगी में ये कहते हैं 4 लोग थे और जी बिल्कुल थे, बिल्कुल 4 लोग थे और हम बैठे थे और ये बड़ी क्लियर डिस्कशन हुई थी। उसके बाद खोसा साहब ने क्या कहा, क्या समझा और क्यों आके बाहर कहा, और वो क्योंकि पार्टी के तो है नहीं, वो PTI में अभी तक जहां तक मुझे इल्म है उन्होंने शमूलियत नहीं की। उन्होंने आके स्टेटमेंट दी, वो उसने कंफ्यूजन पैदा कर दी। उसके बाद फिर शुएब शाहीन साहब की मुझे स्टेटमेंट, उनका शायद अपना जाती व्यू था, पार्टी की वो व्यू बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं फिर आज दोपहर को फिर मिला इमरान खान साहब को और उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि आप जाके बाहर पैगाम दे दें कि मेरा जो फैसला है वो वही है जो अनाउंस हुआ कल और इसी तरह होगा। ये एक केयर टेकर सेटअप है, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम अपने कैंडिडेट्स जो हैं एक तो बल्ले का निशान ले सकें और अपने कैंडिडेट्स जो हम होंगे, जो हम कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे इलेक्शन के लिए, उनमें किसी किस्म का मसला ना पैदा हो। तो ये सारे एक कानूनी लीगल स्ट्रेटजी के तहत, काउंटर स्ट्रेटजी के तहत ये फैसला हुआ है। और जिस वक्त ये तोशा खाना का केस इमरान खान साहब के हक में होता है, उसकी समाअत होती है और वो फैसला हो जाता है, उस वक्त वो नया इलेक्शन करके वो वापस आ जाएंगे। ठीक सर, तो आप कह रहे हैं आपकी एक तरह आज भी मुलाकात हुई है, तो आपने उनसे ये पूछा था कि ये जो खोसा साहब बयान दे रहे हैं, या आज शुएब शाहीन साहब ने सुबह ही बात कर दी थी, आप कह रहे हैं आपकी दोपहर में मुलाकात हुई, तो आपने पूछा था कि आपकी कौन से बात हुई है खान साहब की कि उन्होंने इस बेस पे ये बात की है, या उन दोनों ने अपनी मर्जी से ये बात कर दी है? देखिए, मैं मेरी पत्नी, आपको आदत का पता है कि नहीं, मैं इस किस्म के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाता। मुझे जो मेरा डायरेक्ट जो एक चेन ऑफ कमांड है, मैं उसके तहत ही अपने फैसले करता हूं और अपने गुफ्तगू करता हूं। अगर उनको किसी और है रंजिश या नहीं है, तो ये पार्टी की एक चेन ऑफ कमांड है, पार्टी की तरफ से आपको पता चल जाएगा। आई थिंक एक स्टेटमेंट आ जाएगी बड़ी जल्द जो इस चीज को क्लैरिफाई भी कर देगी, और हफ्ते को इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन किस स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है, किसको इल्म है सारा कि वो क्या रहा है, किसको इल्म नहीं। तो अगर किसी को नहीं पता और वो वैसे ही एक स्टेटमेंट अपना देना चाहते हैं तो बेशक दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनकी जाती स्टेटमेंट होगी, वो पार्टी की नहीं समझी जाएगी। इसलिए ये कहना कि पार्टी में कोई कंफ्यूजन है, ये दुरुस्त नहीं है। पार्टी लाइंस आर वेरी क्लियर, बड़ी क्लियर है कि क्या हमारी चेन ऑफ कमांड है। और मुझे लगता ये है कि शायद वो क्योंकि मीडिया में कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई तो उसमें ये कंफ्यूजन हुई। लेकिन जो एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि शायद खोसा साहब भी दुरुस्त हैं। वो इस तरह दुरुस्त हैं कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ही पार्टी हेड हैं। मैं भी ये यकीन रखता हूं कि पेपर पे जो भी हो जाए, असल पार्टी हेड जो हैं
वो इमरान खान साहब ही हैं। ठीक, इसलिए ये शायद वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हों और वो कंफ्यूजन हो गई हो। और जहां तक शुएब शाहीन साहब का ताल्लुक है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो अपनी जाती राय है। उनका ख्याल है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो राय है उनकी, लेकिन पार्टी की ये राय नहीं है। ठीक, तो सर वो ये लेकिन उसमें सर विद ड्यू ऑल public रिस्पेक्ट सर, statement आपने ना उसको, आप एक क्योंकि माहिर कानूनदान है, तो आपने आखिर में ये केस बहुत बेहतर तरीके से जो है वो लड़ने की कोशिश की है। लेकिन कोसा साहब ये कह रहे हैं कि उनके अलावा कोई चेयरमैन अभी नहीं है, वो ही हैं। लेकिन चलें इस बहस से सर आगे निकलते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे भी बताएं सर, ये बिला मुकाबला होगा चेयरमैन का जो इंतखाब है, ये बिला मुकाबला होगा या गौहर साहब के अगेंस्ट कोई खड़ा होगा? जी, कानूनी तौर पे तो ये जो है ये ओपन इलेक्शन होता है, चूंकि हर पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, यही कहता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये अनअपोज्ड होगा। वो तो उस दिन ही पता चलेगा जिस दिन इलेक्शन होगा। कोई नॉमिनेशन आ जाती है पैनल की जिसमें दूसरा पैनल है, तो फिर वो उस पे होगा कॉन्टेस्ट। और वो इमरान खान साहब के नॉमिनी के खिलाफ होगा बेसिकली। जी, अगर बिल्कुल यही जमहूरियत होती है पार्टी में, और यही आइन कहता है, इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ही ये मतलब है। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी कम होगी? क्योंकि सियासी तौर पे तो चले लगा होता है, हमें पता है हल्कों की लड़ाई होती है, टिकटॉक का मसला होता है, ये कानूनी फ्रंट पे भी, ये जो लीगल टीम है उसमें भी डिफरेंसेस हैं। वोटर ये जब टिकट दिए जाएंगे, मिसाल के तौर पे चेयरमैन हैं गौहर साहब और वो टिकट दे रहे हैं, सो जब वो टिकट दिए जाएंगे उस वक्त भी कोई कह देगा यार ये गौहर साहब का है, खान साहब का नहीं है, ये खोसा साहब का है, ये बैरिस्टर साहब का है। सो ये भी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी या नहीं स्मूथ हो जाएगा? देखिए, पार्टी के अंदर दो डिवीजन है इस वक्त। एक डिवीजन तो ये है कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है तो सारे इख्तियारात पॉलिटिशियंस के हाथ में होने चाहिए। ये वकला कहाँ से आ गए और एक साल के अंदर अंदर आए हैं। इनमें कोई शख्स भी ऐसा नहीं है सिवाय अली जफ़र साहब के जो थोड़े से पुराने हैं, बाकी सारे नए हैं। और जब से इमरान खान साहब के केसेस होने शुरू हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये खान साहब के करीब हो गए। बाकी पार्टी सारी, जिसमें 27 साल पुराने लोग भी शामिल हैं, वो सब साइड लाइन पे हो गए, उन्हें कोने में फेंक दिया गया। तो पार्टी की तरफ से एक बड़ी रिजेंटमेंट है कि क्या पूरी पार्टी के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था, या खान साहब ने 26 साल में कोई एक ऐसा भी आदमी डेवलप नहीं किया कि जिसे इसको इस मुश्किल वक्त में चेयरमैन बनाया जा सकता और उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता कि वो इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, गवर्नमेंट का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता। तो एक सवाल तो ये उठाया जा रहा है। दूसरा जो डिवीज़न है वो वकला के अंदर है, क्योंकि वकला के 3-4 किस्म के पैनल्स हैं इस वक्त, जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जो मामलात है उसको टो करते हैं, और वही वकला इमरान खान साहब को जाके बताते हैं कि इस बंदे के साथ मामला डिस्कस ना किया करें क्योंकि ये बाहर निकलने से पहले ही बता देता है। और जो दूसरा वो होता है वो आके दूसरे के बारे में कह रहा होता है कि जनाब इससे बच के रहें, ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है, ये हमारा बंदा नहीं है। तो एक डिफरेंस अंदर भी उनके वकला के है। फिर जब ये गौहर खान साहब जब इनको नॉमिनेट किया गया तो अब बहुत सारी बार्स हैं और बार्स की अपनी पॉलिटिक्स है। और क्योंकि गौहर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा 2008 में। और एतजाज़ अहसन साहब के वो असिस्टेंट रहे हैं, और एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज भी हैं वो। और वो जब चाहेंगे गौहर खान साहब को पीपल्स पार्टी ले जाएंगे, जब चाहेंगे ले जाएंगे। एक एतराज़ ये किया जा रहा है, बल्कि खदशा जाहिर किया जा रहा है, कैसे लगता है कि हमने अपनी पार्टी उठा के जरदारी साहब के हवाले कर दी है, तो ये जरदारी साहब के लोग हैं, जरदारी साहब के पास पार्टी चली गई है। तो वहाँ पे भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो वकला के अंदर मौजूद है। कोई बाहर की सियासत है, कुछ बहुत सारे लोगों के अपने एम्बिशंस हैं। कोई लोग ये कहते थे कि मुझे मिलना चाहिए था, वो जो एम्बिशन है वो भी रुकावट बन रहे हैं। साहब, आपकी खबर या तज्जिया क्या है कि जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि जो मुझे कहा है वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, मतलब स्पोक्स पर्सन भी बता देंगे, उनके इलेक्शन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की एक रिटन स्टेटमेंट है, सबको अलग अलग इमरान खान साहब की एक रिटन स्टेटमेंट आ रही है, और वो रिटन स्टेटमेंट आ रही है कि ये गौहर खान साहब का फैसला मैंने खुद किया है। और जब वो आ जाएगी तो फिर उसके बाद ये स्पेकुलेशंस खत्म हो जाएंगी। आप ऐसे अली जफर साहब से पूछें कि कोई रिटन स्टेटमेंट आ रही है? नहीं। अली जफर साहब, कोई रिटन स्टेटमेंट आ रही है? नहीं जी, कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आ रही। तो फिर कैसे पता चलेगा? पार्टी की तरफ से आपको मिल जाएगा। नहीं, कैसे फिर तो बैरिस्टर साहब पार्टी से कौन होगा? हम क्योंकि स्पोक्स पर्सन एक बात करते हैं, मैं जो कह रहा हूं, नहीं हम आपकी बात को तो एतबार कर रहे हैं सर, लेकिन आपके कुलीग आपकी एतबार नहीं कर रहे आपकी बात पे। अली जफर साहब, मैं तो एतबार कर रहा हूँ, हम सब कर रहे हैं। तो अब ये कैसे सेटल हो गए? इमरान खान साहब कैसे मैसेज देंगे कि ये फैसला मेरा है? पता चल जाएगा ना आपको, वो तो मैसेज ऑब्वियसली सारे खान साहब तो बाहर नहीं आ रहे, तो वीडियो बयान उनका आ नहीं रहा, तो एक रिटन स्टेटमेंट ही है। बैरिस्टर साहब, कम्युनिकेशन का भी तो इशू है ना, जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं। हम क्या
पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से समझें, स्पोक्स पर्सन से समझें, आपसे समझें, क्योंकि हैंडल भी खान साहब के पास तो नहीं है ना जी। नहीं, मतलब वो कोई मैसेज तो जा रहा है ना उनको भी कहीं से। सो हम किस तरह, ये जो चॉइस आप बात कर रहे हैं, हमें किस तरह पता चलेगा? हम समझ तो जाएंगे लेकिन हमें समझना किस मीन से है, हम वो मीन समझना जा रहे हैं। जी देखें, आपको जो समझ आएगी ना, एक तो आपको कंफर्मेशन आएगी पार्टी से, और फिर जब एक्चुअली आप देखेंगे जब ये इलेक्शन होगा और उसमें जब आपको पता चलेगी कार्रवाई क्या हुई, तो आप फिर कंफर्म कर सकेंगे। तब तक के लिए आपको मेरे ऊपर एतबार करना पड़ेगा। नहीं सर, आप पे एतबार, आप पर एतबार नहीं करें, उनको कन्विंस करें। लेकिन कोलीग्स कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर एक बयानात आना शुरू होते हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। हम आपकी बात को, अल्फाज को अहमियत देते हैं सर। मुस्तफा नवाज को सर, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? आप कोई बात करना चाह रहे थे और मजीद सर? बैरिस्टर साहब? नहीं, मैं बस कर जी, ओके। मुस्तफा भाई, क्या यही रीजन है कि सियासी जमातें अपने जानशीन पहले हमारे यहाँ तैयार कर लेती हैं, ये जानते हुए कि बाद में पार्टी में गुत्थम गुत्था हो लोग? और फिर शायद पाकिस्तान की सियासत का कल्चर भी यही है कि लोग बेटा देखना चाहते हैं, बेटी देखना चाहते हैं, या नहीं ये बिल्कुल ठीक तरीके से मामलात को लेकर चल रहे, क्योंकि बेशक वो नॉमिनेट ना करें किसी को, लेकिन रोला तो मचा हुआ है। आप चाहे वो ऑडियो लीक्स के जरिए सुने या निजी महफिलों में सुने या तनकीद की सूरत में ओपनली सुने, पता तो चल रहा है जानशीनी का। अगर आज खान साहब जेल में चले जाते हैं, लंबी जेल हो जाती है, उन्हें केस उनका कोई स्ट्रॉन्ग मसला बन जाता है, तो जानशीन हम में से तो किसी को नहीं पता उनका कौन है। और बेशक गौर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े कॉम्पिटेंट बैरिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनकी बात पार्टी तो नहीं मानेगी, वी नो दैट। इसमें आदिल भाई, अगर हम ये तस्वुर कर लें कि पाकिस्तान की सियासी, और सॉरी मैं माजरत चाहता हूं, मेरे भाई मियां दोस्त भी, आपको फिर इंटरप्ट करना पड़ा। बिलावल साहब ने जलसे में इधर कहा कि जी ये बाबे घर बैठ जाएं, जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, वो मिसाइल मारा, फिर बाबे वापस अगर वो सो ये भी हो जाता है हमारे यहाँ। अगर हम ये तस्वुर कर लें कि पाकिस्तान में ये सियासी कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता कि जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से हम गलती पर होंगे। ऐसी सियासी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं आपको एक जमात की एग्जांपल देता हूं, जमात इस्लामी की, कि जिसके अंदर हमने देखा है कि कंटिन्यूस लीडरशिप ट्रांजिशन है और बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर है उनका। अब इस कल्चर को बाकी जमातें क्यों नहीं अपना सकी, उसकी अपनी वजूहात है, लेकिन क्योंकि अंदाजा हुआ ना कि जमात इस्लामी मुल्क की सतह पे नहीं आ सकी। नहीं, लेकिन फिर भी देखें आप, अगर ये कहें कि इस तरह का मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हमारी कल्चरल रिवायात ऐसी हैं कि हम शख्सियत परस्ती और इस चीज़ में सब, बट एक रिलीजियस पार्टी में और एक पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी में और लिबरल पार्टी में ये थोड़ा सा, आई थिंक दैट इज एन आइडियल दैट वी ऑल स्ट्राइव फॉर, कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कल्चर है वो एक बेहतर कल्चर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए, और उस कल्चर में एक इख्तिलाफ राय की गुंजाइश होनी चाहिए, और लोगों को आगे बढ़ने के मौके भी मैसर होने चाहिए। जहाँ तक रहेगी बात इस सारी कॉन्वर्सेशन की, तो मेरे ख्याल से जो आने वाला जो स्टेज है जो सेट किया जा रहा है, वो तो मुझे तो बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। तकरीबन गालिबन 300 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी पाकिस्तान में, लेकिन आउट ऑफ ऑल दोज 300 पॉलिटिकल पार्टीज ओनली वन पार्टी वो सिंगल्ड आउट। उनको कहा गया कि जी आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, और एन इलेक्शन से पहले। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया, इनको इलेक्शन कराने का जो उन्होंने हुक्म दिया, और किसी को उन्होंने नहीं दिया, तो इसके अंदर थोड़ी सी आपको नज़र आती है कि एक बायस्ड एक उनका फैसला है। अब असल सवाल ये है कि क्या बैरिस्टर साहब जिस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं बिला मुकाबला या मुकाबले के साथ वो चेयरमैन मुंतखब होते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा? जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो पस पर्दा गुफ्तगू है, जो उससे जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोच ये है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये विड्रॉ किया जाए उनसे, इसलिए विड्रॉ किया जाए कि अब भी फ्रैंकली मैंने तो पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस वजह से नहीं दी जा रही कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक मौजूद है। अगर पॉपुलैरिटी उनकी ना होती तो ये बाकी जमातें फ़ौरन छलांग लगाकर पंजाब में इलेक्शन करा लेती, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा लेती। नेशनल इलेक्शन को डिले करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो इस मुल्क में हुई है। तो हम बड़े गलत प्रेसिडेंट सेट करते जा रहे हैं, और अब भी पिछले 2-3 दिन से जो गुफ्तगू चल रही है, जिस गुफ्तगू के अंदर नेशनल इलेक्शंस को डिले करने की बातें सरगोशियों में फिर से शुरू हुई हैं, ये बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू है। अगर हमने इस मुल्क को अगर किसी बेहतरी के मुकाम पर डालना है, तो हमें कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को माइनस करने की जरूरत नहीं है। लोगों को फैसला करने दे, लोग माइनस कर देंगे। मुझे वो वक्त याद है
कि जब आज से तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी तो यही इमरान खान साहब थे कि इनकी पार्टी बुरी तरह अपने सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हारी जा रही थी। वहां पर इनके टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन बुरी तरह हारी, और यही अगर 5 साल पूरे होते तो ये आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो हमें 76 सालों का जो ये सफर है आदिल भाई, इसको कभी तो दुरुस्त करना है। आखिर हम पहले बरे आजम की एशिया के आप कहते हैं कि प्रोसेस, यानी हम सब का ख्याल है प्रोसेस कंप्लीट हो तो फिर जजा सजा। हम पहले बरे आजम एशिया की रेस से बाहर हुआ, पाकिस्तान बाहर हुआ, अब हम रीजन की रेस से भी बाहर हो गए। अब इंडिया बांग्लादेश कहाँ है और पाकिस्तान का मुवाजना अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। तो आई थिंक देयरफॉर बल्कि अफगानिस्तान कहाँ है, आप तो ये देखें तो हमसे आगे निकल रहा है। हाई टाइम के 25 करोड़ लोगों का ये हम सब अपने स्कूल के दिनों में, चौधरी साहब तो खैर उस वक्त यूनिवर्सिटी में हुए होंगे, सो ये टके का या इंडियन करेंसी का इसलिए मजाक थोड़ा सा बनाते थे कि पाकिस्तान की करेंसी उससे बहुत अच्छी थी, वहां से अगर कोई आ जाए मिलने तो वो बेचारा। और फिर सबसे बड़ा अलमिया आज वो कहां खड़े हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की का डिफरेंस। भाई मेरे नजदीक अलमिया ये है, और सियासत का भी अलमिया ये है कि आज जो गुफ्तगू है वो इस चीज पे नहीं हो रही कि इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरी का और 50 लाख घरों का वादा किया। जी। आज जो गुफ्तगू है वो इस चीज के ऊपर हो रही है कि 2017 में मियां साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि मुझे निकाला गया। आज तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन लड़ने के काबिल रहती है, जो कि मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, तो उनका बयानिया क्या है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। लोगों के इश्यूज कहाँ हैं? ठीक, देखिए हम सियासत मैं वैसे आपको ये बताऊं, मेरी मालूमात ये है कि बल्ले का निशान इन्हें मिलेगा। अच्छा, इंतखाब में बल्ला होगा। हाँ। ये मेरी मालूमात है, मैं आपको अपनी मालूमात की बेस पे लेकिन ये नहीं पता होगा कि बल्ले का जो निशान, वो बल्ला किसके हाथ में पकड़ाया जाएगा। हाँ, देखिए ये तो होता है ना, बाबर के हाथ में तो नहीं होगा। किसके? बाबर बल्ला होगा। दूसरी चीज ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए यही प्रॉब्लम है। 16 माह की कारकर्दगी पे पीडीएम भी अब ये पोजीशन नहीं ले सकती कि जी हमने ये किया था, हम आपको ये देंगे, इसलिए वो 17 में चले गए। वो मियां साहब के 17 के दौर को कोट कर रहे हैं। और इसी तरह पीटीआई के पास 3.5 साल की कारकर्दगी नहीं है सेल करने के लिए। यही है जिसके हवाला आप दे रहे कि जी मुझे क्यों निकाला। बैरिस्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं चाहता हूं वो ब्रेक से पहले अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। ये जो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, अब जो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, आप तो खुद वकील हैं, आईनी तौर पर कानूनी तौर पर इन चीज़ों को समझते हैं। चीफ जस्टिस इस इलेक्टोरल प्रोसेस के बीच में कैसे इंटरवीन कर सकते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता? जी वो लेटर मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे जो मुझे पता है वो ये है कि वो एक पिटिशन की फॉर्म में ये लेटर है, और उस पिटिशन की फॉर्म में जो आर्टिकल 184(3) की पिटिशन होती है, उसकी फॉर्म में ये कहा गया है कि बहुत सारे बुनियादी हकूक हैं जो लोगों के पामाल हो रहे हैं, और उसको वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद दूसरे जो हकायक हैं उनको बयान किया गया है। और फिर रिक्वेस्ट की गई है कि ये चूंकि इलेक्शंस जो हैं ये एक बुनियादी हक है, वोटिंग जो है बुनियादी हक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना भी बुनियादी हक है, और पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जो मैंडेट के मुताबिक लोगों तक पहुंचना और उनसे डिस्कशन करना, जलसे करना, वोट मांगना, ये भी एक सियासी जो प्रोसेस है, ये भी एक बुनियादी हक है। इसलिए ये सारे जो डिनाई किए जा रहे हैं, इनको पीटीआई और को नहीं दिया जा रहा, तो ये अवाम की एक फंडामेंटल राइट्स हैं, अवाम के बुनियादी हकूक हैं जिनको जो पामाल हो रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरफेयर करे। ये मैं ख्याल इस किस्म का एक पिटिशन फाइल की है। अब वो उसका तरीक़ेकार यही है कि जो सीनियर जजेस हैं वो फैसला करते हैं कि ये क्या वाकई ही बुनियादी हकूक वाला मामला है, आर्टिकल 184(3) का इशू है जो हम रेज करें या नहीं, तो वो फैसला करेंगे अपना। लेकिन बहरहाल दरखास्त करना तो हर एक का हक है। ठीक, बैरिस्टर साहब, नैब तो नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट, आप लोग जाएंगे मियां साहब की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट? देखिए जी, जहां तक मुझे कानून का पता है, कानून में तो ये है कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी आके कहे कि जी हमारे पास कोई केस नहीं, या हम वापस लेना चाहते हैं, या हम अपील नहीं करना चाहते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये उनसे कहता है कि ये बुनियादी हक है, ये आपका हक नहीं है विड्रॉ करना या अपील ना करना, ये एक बुनियादी हक है लोगों का, क्योंकि इसमें करप्शन का पैसा इन्वॉल्व है। इसलिए ये अपील हम किसी अमाइकस को, जो नहीं फ्रेंड ऑफ कोर्ट को जो है अपॉइंट करके हम उनके थ्रू अपील कर लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि ऐसी भी कोई बात हो जाए, लेकिन फिलहाल किसी पर्टिकुलर पार्टी का हक नहीं है कि वो अपील करे। यानी अगर पीटीआई का आप पूछ रहे हैं कि क्या पीटीआई
अपील कर सकती है। तो मेरी नजर में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, कानून में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आप अपील कर सकें, ये कोर्ट ने ही फैसला करना होता है। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अली जफर साहब। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो पीपल्स पार्टी कोयटा बलूचिस्तान में और कुछ और अहम मामलों पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मुस्तफा साहब, आप अभी कह रहे थे कि एक वैसे आपने बात की कि ये आखिरी वक्त तक क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मसला चला गया। ये इस पर एक ज़रा फैक्चुअली करेक्ट करने के लिए कुछ डिटेल्स मेरे सामने हैं इस वक्त, क्योंकि उसमें ये है कि मैं ज़रा इसकी तफसील आपके सामने रख दूं कि ऐसा नहीं है कि ये लास्ट मोमेंट पे हुआ, एक पूरी सीरीज है, सीक्वेंस है जो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के बीच में डिस्कशन और डायलॉग रहा सारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2017 में हुआ था, जिसकी मुद्दत इसके आइन के मुताबिक 4 साल थी, जो 13 जून 2021 को खत्म होना थी। पार्टी को 24 मई 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद से मुताल्लिक याद दहानी करवाई गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर मौरखा 27 जुलाई 2021 को पार्टी को शो कॉज नोटिस भेजा गया 2021 में। नोटिस के जवाब में पार्टी ने बदरिया वकील इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के लिए 1 साल की तौसी तलब की, जो कि इलेक्शन कमीशन ने मौरखा 13 जून 2022 तक मंजूर कर ली। 2022 में पार्टी को बदरिया खतूत 12 याद दहानी कराई गई कि वो तौसी शुदा म्याद के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को यकीनी बनाए। मौरखा 10 जून 2022 को पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमीशन में पेश होकर बदरिया 2 खतूत मौरखा 9 और 10 जून 2022 पेश किया और आगाह किया कि पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी आइन 2019 के आर्टिकल 5 की शिक में तरमीम भी जमा करवा दी, जिसमें वोटिंग समेत इलेक्टोरल कॉलेज का तरीकाकार भी बदल दिया गया, जिनका जायजा लेने के बाद पीटीआई की जानिब से जमा करवाई गई दस्तावेजात में पाई जाने वाली खामियों से मुताल्लिक 22/6/2022 को और 4/8/2022 को मुतला किया गया और मज़कूरा कागजात मुकम्मल करने की हिदायत की गई। एतराज़ात और खामियों पर तवज्जो देने की बजाय 14/9/2022 को पीटीआई ने भाम पैदा करके पार्टी का नया आइन 2022 में पेश किया। कमीशन ने मौरखा 13/10/2022 को बजरिया खत पार्टी को दोबारा याद दहानी करवाई कि वो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को दूर करने के मतलूबा दस्तावेजात जमा कराए। मजीद बना इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर 2022 को बजरिया चिट्ठी पार्टी से आइन 2019 में तरमीम और नए आइन 2022 के हवाले से मजीद वजाहत तलब की। इसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन के रूबरू समात के लिए 28 मार्च 2023 को मुकर्रर किया गया। समात के दौरान पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौर अली और मजाज नुमाइंदा जनाब जमाल अकबर अंसारी पेश हुए और उन्होंने जून 2022 में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ साथ नया पार्टी आइन 2022 और 19 के आइन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तरमीम, जिसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया गया था, वापस ले ली और इस सिलसिले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की पाबंद हो गई। खुद उन्होंने वापस ली और पाबंद हो गए। वक्त होने के बावजूद पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पर कोई तवज्जो ना दी, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208, 209 की खिलाफ वर्जी थी। इस सिलसिले में मज़कूरा पार्टी ने दोबारा समात के लिए दरख्वास्त दायर की, जो कि कमीशन ने मंजूर करते हुए 13 सितंबर 2023 को समात के लिए मुकर्रर की और समात के बाद फैसला महफूज 23 नवंबर 2023 को सुनाया। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हर सियासी जमात अपने आइन के मुताबिक वक्त पर इंट्रा पार्टी कराने की पाबंद है, जो मज़कूरा पार्टी ने नहीं करवाया। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी का कोई मजाज अहदेदार नहीं, लिहाजा कमीशन का पार्टी को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म, ये जो हमने फिर सारा देख लिया, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इंतखाबात करीब है और पार्टी के निशान की अलॉटमेंट की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर इल्तवा है। देखें, अब ये फैक्ट्स बता रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही, मीटिंग्स होती रही, सारा कुछ होता रहा और आपको मतलब ये सब डिटेल्स मैंने बता दी कि ये लास्ट मोमेंट पे नहीं हुआ। सब इसी तरह का प्रोसेस था जो 2002 में इख्तियार किया गया था पीपल्स पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का। आपको याद होगा 2002 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त जिंदा थी और उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म कर दी। सर, मैं कानूनी पोजीशन पे बात कर रहा हूं, फिर उन्हें नई पार्टी, सियासी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लीगल पोजीशन ये पार्टी पार्लियामेंट। लेकिन ना इसका एक इंप्रेशन ये गया है कि शायद ये आखिरी हफ्ते में कहा गया इंटर पार्टी इलेक्शन करा लें। लीगल पोजीशन पाकिस्तान में हम सब वाकिफ है कि जब आप एक मखसूस उसमें घेराव में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद और स्पेशली तो फिर कानून जागता है, कानून जागता है। सो मसला ये ना सर, जब पार्टी प्रोहिबिटेड मंजूर नजर हो जाते हैं भाई, तो अब जब प्रोहिबिटेड फंडिंग डिले हो रही थी, काश उस वक्त भी तेजी दिखाई होती और बताया जाता कि यार ये जल्दी करा लें, तमाम जमातें रो रही थी उस वक्त ये खामोश। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस में जो एकदम इंसाफ जागा है वो किसी वजह से जागा है ना, हम सबको पता है। तो वी लिव इन दिस कंट्री। अब द पॉइंट इज कि हमने इस मुल्क को ठीक कैसे करना है।
ये गुफ्तगू तो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, कई दहाइयों से हमारी ये गुफ्तगू चल रही है। But our politicians miserably failed to resolve this issue. There is no doubt. They should have. There is no doubt that politicians are responsible for it. Equally, the judiciary is responsible for it. कि उसने हमेशा अपना कंधा फराहम किया। आज जुडिशरी मजाक बनी हुई है कि आप एक दफा फैसला करते हैं, उसके अंदर आप कहते हैं कि सिसिलियन माफिया, उसके अंदर आप कहते हैं पिटी द नेशन, भाषण देते हैं, और फिर आज जो हो रहा है उसमें आप कहते हैं कि जी कि हम गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। अगर आप गलतियां ही दुरुस्त करनी है तो फिर जरा और पीछे जाइए, भुट्टो का भी अदालती कत्ल हुआ है, उसकी गलती को भी दुरुस्त कीजिए। तो हमें सब पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है और किस तरह चलता है। सो अब द पॉइंट इज कि इलेक्शंस जो हैं और उन बट ऐसा नहीं है कि उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई या उनके साथ मीटिंग्स नहीं हुई है इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए। अगर ये पहले कर लेते तो शायद इनको आखिरी वक्त पे ये प्रॉब्लम, लेकिन हम जानते हैं 13 में पीटीआई ने इसलिए जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे तो उनकी पार्टी में बड़ा घड़मस मच गया था, बड़ी मैसअप हो गया था, जिसकी वजह से शायद उनके जहन में हो कि इस स्टेज पे अगर हमने इलेक्शन कराए तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। चौधरी साहब, योर टेक ऑन। देखिए, पीटीआई पे बुरा वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब बुरा वक्त होता है तो वो कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त हो ना तो ऊँट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता लड़ जाता है। तो अब वो उन लोगों पे, बेचारों पे बुरा वक्त है। और अगर ये नॉर्मल हालात होते तो मेरा ख्याल अगले 5 साल भी इन इलेक्शंस को खींचा जा सकता था। अब बाकी पार्टीज़ भी हैं, आप देख लें, नून लीग का प्रोफाइल निकाल के देख लें कि क्या उन्होंने कब इलेक्शंस करवाए थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब इलेक्शन करवाए हैं। सिर्फ जमात इस्लामी है जो टाइम पे इलेक्शन करवाती है हर बार, इसमें कोई शक नहीं है। एमक्यूएम को देख लें, बाकी पार्टीज़ भी तो है ना, लेकिन उन पार्टीज़ को कोई शो काज नोटिस नहीं दिया जा रहा। अब इनके ऊपर क्योंकि बेचारों पर बुरा वक्त है तो हर किस्म का नोटिस भी मिल रहा है इनको, और इनको बाकायदा दबाव में सज़ा भी दी जा रही है। अब एक्चुअल बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बस 2 ही पार्टीज़ हैं। एक पार्टी वो है जो इलेक्शन करवाती है और दूसरी सारी पार्टीज़ वो हैं जो इलेक्शन करवाना चाहती हैं, जो उस सफ़ में शामिल होना चाहती हैं, जो मंजूर नज़र बनना चाहती हैं। और उसके अंदर हर इलेक्शन से पहले अदलिया इस्तेमाल होती है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देख लें कि जब भी इलेक्शन होगा तो अदलिया को इस्तेमाल किया जाएगा एक पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने के लिए, जो इस वक्त बनी हुई है, और दूसरी पार्टी को पुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने के लिए जो इक़्तिदार में आना चाह रही है। तो ये एक्चुअल है, और मेरा ख्याल है इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर वो इस सूरत हाल में अदलिया के वक़ार को बुलंद नहीं करते और अगर वो अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश नहीं करते तो फिर ये साबित हो जाएगा, इंतखाबात के मामले में आप कह रहे हैं, इंतखाबात के मामले में फिर ये साबित हो जाएगा कि हमारी अदलिया ने हर इलेक्शन में इस्तेमाल ही होना। हाँ, लेकिन मेरी आज तक मेरी मालूमात यही है कि इंतखाबात टाइम पर हो रहे हैं, लेकिन ये इस मुल्क में बात है कि कुछ भी हो सकता है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड से याद आया, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब और जरदारी साहब दोनों क्वेटा में इकट्ठे हो गए। अब बिलावल साहब ने फिलहाल वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड वापस ले लिया उन्होंने क्यों लिया? मेरा ख्याल है कि वो उस लेवल तक चले गए थे जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असल क़यादत यानी आसिफ जरदारी साहब को महसूस हुआ कि सिंध भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमें सिंध भी नहीं मिलेगा। तो अब जो डील की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो है कि कम से कम उन्हें सिंध तो मिल जाए, कि उन्हें पता है कि वफाक के अंदर तो वो शायद वो बहुत बड़ा कोई जंग हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अब सिंध बचाने के लिए ऐसा नैरेटिव है कि जिसमें से बिलावल भुट्टो साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास बड़ा ऑप्शन था कि वो खुलकर बात करते, लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने बात नहीं की। ना उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हिट किया, ना उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, ना उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव दिया, ना उन्होंने पीटीआई की फेवर की। तो इसका मतलब यही है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध बचाने के चक्कर में। ठीक, आप तो बहुत क्लोज रहे हैं बिलावल साहब से। बिलावल साहब थोड़े आज भी हैं? नहीं। मैं चौधरी साहब की बात को बहुत संजीदा लेता हूँ। अच्छा, लेकिन आपने तरदीद यही कर दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, बिलावल साहब हर थोड़े अरसे बाद एक एफर्ट तो करते हैं थोड़ा सा ग्राउंड से बाहर निकलने की, लेकिन कैच हो जाते हैं, मतलब पार्टी कैच कर लेती है, वो बॉल खड़ी हो जाती है उनकी, शॉट मारते हैं। तो मुझे ये बताएं, मैंने अपने प्रोग्राम में तज्जिए में भी कहा, गालिबन चौधरी साहब के शो में भी थे, वहां पर भी ये बात हुई थी, तो मैंने कहा था मुझे लगता है कि ये एक नई स्ट्रैटेजी है वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए कि यार यंगस्टर्स आए, यूथ को एड्रेस करना है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े में उन्हें भी पता है, जो नया डाटा रिसर्च आ रही है बता रही है नया वोटर है, यूथ है, यंगस्टर्स हैं, तो वो इसलिए मुझे पता था इतना कोई लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं है। लेकिन ये कब तक चलेगा आपके ख्याल में, क्योंकि अब तो आप पार्टी से अलहदा ही हो गए, आपने उस वक्त भी कुछ देखा होगा, ये जब बिलावल साहब कोशिश करते हैं, जरदारी साहब आके उस पर एक इंटरव्यू दे देते हैं या एक जलसे में बात कर देते हैं और फिर बिलावल साहब खामोश हो जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं या रिवर्स लग जाता है, आपके ख्याल में कभी जेन्युइनली वो जाएंगे अगेंस्ट? नहीं, अगेंस्ट तो आई डोंट नो, लेकिन एक वाज़िया इख्तलाफ, डिफरेंट अप्रोच आपको नज़र आती है कि जरदारी साहब की जो अप्रोच है वो पावर पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है। बिलावल साहब ये समझते हैं कि अगर उन्होंने लॉस्ट ग्राउंड को गेन करना है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उन्हें एक
एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, उनकी जो वालदा की लेगेसी है उस तरह की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अब इन दो नुक्ता नज़र के अंदर एक इख्तलाफ है। अब उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात कर रही थी पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में वो सिर्फ इस वजह से बात कर रही थी कि उनकी कुछ ख्वाहिशात थी, तवक्कुआत थी जो पूरी नहीं हुई। अगर इस्तेहकाम के अंदर जो लोग गए, अगर वो पीपल्स पार्टी में चले जाते तो पीपल्स पार्टी कभी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ना करती। अगर बाप से जो लोग नून में गए, अगर वो पीपल्स पार्टी में चले जाते तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ना होता। तो दबे लफ्जों में सियासी आज क्यों नहीं बात की? क्योंकि बलूचिस्तान में थे, पता है कि वहाँ मैनेजमेंट कैसे होती है। अगर वहाँ कोई बयान दे दिया तो जो बलूचिस्तान में चंद लोग आने हैं वो भी नहीं आएंगे, यही हुआ है। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ चौधरी साहब से कि अब वो लग ऐसे रहा है कि अब सिंध में जो उनकी पार्टी पोजीशन है उसको बचाने के लिए उनकी सारी तगोदो है। और बलूचिस्तान में भी बयान इसलिए नहीं दिया कि जो कुछ थोड़े बहुत हैं वो भी बलूचिस्तान में आज मैं एक खबर देख रहा था कि शायद बजिंजो साहब ने कोई राब्ता किया है, शायद वो शामिल होना चाहते हैं। तो ये सिलसिला तो लगा ही रहता है। लेकिन द पॉइंट इज कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए 15 साल की हुकूमत उनकी भी सिंध के अंदर हो गई है। काश के ऐसा होता कि जिस तरह हमारी नेबरहुड में हुआ कि बदला है गुजरात, बदलेंगे हिंदुस्तान, कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड हमारी सियासत का अलमिया ये हो गया है कि अब सब बैसाखियों की तलाश में, अब सब मंजूर नज़र होना चाहते हैं, परफॉर्मेंस की तरफ कोई नहीं जाता। और जिस दिन परफॉर्मेंस की तरफ सियासतदान चले गए तो यकीन मानिए कि फिर हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको तब्दील होती भी नजर आएंगी। अनफॉर्चुनेटली बस अब हम इस एक दायरे के सफ़र में फंसे हुए हैं और उससे बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो सब सियासी जमातें हमारी कोई लेसन लर्न करेंगी या हमने कोई नया निज़ाम ही देखा? सरदस्त तो नहीं नज़र आ रहा, सरदस्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनका पॉलिटिकल कल्चर जो है हर आने वाले साल में मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहा है। और पहले अगर थोड़ा सा था भी, कोई ऐसे लोग भी थे जैसे चौधरी निसार या जावेद हाशमी जैसे लोग जो बोल भी लेते थे अपनी क़यादत के सामने, तो अब वो लोग भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अब तो हर पार्टी के अंदर सिर्फ वन मैन शो है, और वो जो वन मैन शो है वो भी सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को राज़ी करने के चक्कर में है और मंजूर नज़र बनना चाहता है। और ये कहता है जी कि वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकता जितना मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मुल्क के लिए नहीं, आपके लिए। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पार्टीज़ का कल्चर डैमेज हो गया। अब हम इनको पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह सकते, ये एक रियलिटी है, फैमिली एंटिटी जिसे हमें मानना पड़ेगा, ये सियासी कबीले। थैंक यू सो मच जावेद चौधरी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खूब, दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है, उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आर्मी चीफ का 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल में ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस का उनको सामना रहा। उन चैलेंजेस को तो वो फेस कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त जो इश्यूज़ हैं हम देख रहे हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्रंट्स के ऊपर हैं। लेकिन एक दिलचस्प वीडियो इस वक्त जो है वो वायरल हुई भी है, जिसमें एक शहीद की बच्ची जो है वो आर्मी चीफ से ये कहती है कि वडेरे ने हमारी तरफ पानी मोड़ दिया। क्या कहा, पहले आप ज़रा वो सुने। सैलाब आ गया ना हमारे गाँव में, बहुत सैलाब हमारे गाँव में साहब जो 6 महीने में आता है, साहब में आता है। हमारा एक सियासतदान है वहाँ का, हम उसको 1 साल वोट नहीं दिया था ना, वो जानबूझकर हमारे शहर में पानी छोड़ देता है। मैंने वो डेरा जान के पानी छोड़ देता है हमारी जमीनों में पड़ती नहीं। सेंड मैसेज टू दैट वडेरा कि पानी तुम्हारा फिर पहुँच जाएगा कहीं और। सेंड मैसेज टू दैट वडेरा, वरना पानी कहीं और मोड़ देंगे। ये तमाम उन लोगों के लिए होना चाहिए जो पाकिस्तान में गरीबों की फसलों पर पानी छोड़ देते हैं, और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में गरीबों के साथ जो है ये रवैया इख्तियार ना किया जाए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।